Hello everyone, welcome to Gate Academy Plus. This is Ranjan and you are watching series on Basic Electrical Engineering. We are on module number 5 DC machines और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग about numerical part of DC machine. Since it is going to be the last part of DC machine numerical section, तो ध्यान से समझना जितना आपने previous 5 पार्टों के अंदर पढ़ा हुआ है numerical के बारे में उन सब के साथ उन सब की वैरायटी को साथ में लेते हुए और डिफरेंट जो लास्ट कुछ वैरायटीज हो सकती हैं जो पॉसिबल है डीसी मशीन्स के अंदर, ऑल दोस पॉसिबिलिटीज विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. आप इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस देखेंगे वो उन प्रीवियस 5 पार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होगा. कंसेप्ट्स डेफिनेटली नहीं चेंज होंगे, कंसेप्ट्स बिल्कुल भी नहीं चेंज होने चाहिए. और जो भी आपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो सारे कंसेप्ट बनाए हुए हैं, आई होप कि आप उसका यूज करेंगे और इस न्यूमेरिकल के जो सेशन हम लोग यहाँ पे जो करने वाले हैं उसके अंदर आप प्रॉपरली पार्टिसिपेट करेंगे. असाइनमेंट क्वेश्चन भी आप लोगों ने बना के रखा होगा जो प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने बताया हुआ था. और इंपॉर्टेंट थिंग कि आज के इस वीडियो में उस प्रीवियस असाइनमेंट का भी आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं मैं. सो स्टे ट्यून्ड, आखिरी तक देखना है इस पूरे वीडियो को और स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो लेट अस टेक आवर फर्स्ट क्वेश्चन. तो आज के इस वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीवियस पार्ट्स के अंदर जो आपने लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, इस टाइप का जो वैरायटी भी देखा हुआ है, इसके साथ साथ आपने सीरीज और शंट सेक्शन का भी क्वेश्चन कुछ बनाया हुआ है. इसके अंदर कुछ कॉम्बिनेशन है और कुछ डिफरेंट थिंग्स भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस की गई हैं, जैसे कि आर्मेचर रिएक्शन हो गया. ये सब जो चीजें हैं जिससे कि फ्लक्स पे असर पड़ता है, फ्लक्स की वैल्यूज जो चेंज हो जाती है, जिसके कारण की पूरी मशीन की ओवरऑल वर्किंग जो है that also changes in respect to any change in the flux. तो ऐसा कुछ जो फैक्टर होगा जब वो मशीन के अंदर इंट्रोड्यूस होता है, so in that case how are you going to attempt that particular numerical? उस न्यूमेरिकल में जो डेटा है उसमें अगर कहीं आपको देता है कि आर्मेचर रिएक्शन के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू 4% रिड्यूस हो जाती है, सो इन दैट केस आपका ये कंसेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि आपको पता हो कि उस फ्लक्स के चेंज हो जाने से आपकी बैक ईएमएफ कितना चेंज हो जाएगी, आपकी आर्मेचर करंट में क्या चेंज आएगा, मशीन जिस स्पीड से घूम रहा है उसमें कोई डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा. तो ये सारा कुछ जो हम लोगों ने जब थ्योरी पढ़ा हुआ है, तो आई होप कि आप सारे वीडियोस देख के इस न्यूमेरिकल पार्ट पे आए होंगे और आपका वो सारा कंसेप्ट जो होगा वो ऑलरेडी क्लियर होगा. और अगर फिर भी कुछ रह गया तो आज के इस वीडियो में वो क्लियर हो जाएगा. ठीक है, यही मोटिव है इस लास्ट पार्ट को रखने का. अदरवाइज आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस तो ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम में बनाए हुए हैं. इस वीडियो की जरूरत सिर्फ इसलिए मुझे फील हुई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कुछ जो बेसिक चीजें हैं जो स्टूडेंट्स के लिए आउट ऑफ द कंसेप्ट हो सकते हैं, आउट ऑफ द थीम हो सकते हैं, कि आप जिस प्रॉपर प्लेटफॉर्म के साथ जैसा आप बनाते चले आ रहे हो उसी लीग से अलग हट के अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो आप उसको कैसे अटेम्प्ट करोगे. तो ये वीडियो बेसिकली उसी पर्पज से बनाया हुआ है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं इसमें क्या पूछा हुआ है. In this first question we have a 230 volt DC shunt motor which takes an armature current of 3.33 amperes at no load speed of 1000 rpm. ठीक है, ध्यान रखना है this is a no load speed of the machine. आगे लिखा हुआ है the armature and field resistances are 0.3 and 160 ohms respectively. The line current is 100 amperes. Then you have to calculate the speed and developed torque in case when the armature reaction weakens the flux by 4%. क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझते हैं. है बिल्कुल आसान, थोड़ा सा ट्रिकी बनाने की कोशिश किया हुआ है, लेकिन आप लोगों से बन जाएगा, दैट इज फॉर श्योर. क्वेश्चन में लिखा हुआ है 230 वोल्ट डीसी शंट मोटर, 230 वोल्ट का डीसी शंट मोटर है ये. ठीक, तो ये 230 वोल्ट किस चीज की वैल्यू है? दिस इज द वैल्यू ऑफ VT, टोटल सप्लाई पोटेंशियल. आगे लिखा हुआ है इट टेक्स एन आर्मेचर करंट ऑफ 3.33 एम्पियर्स. इतने वैल्यू की आर्मेचर करंट लेता है ये. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ IA एट नो लोड, स्पीड ऑफ 1000 rpm. नो लोड कंडीशन पे इसकी स्पीड, ध्यान रखना, नो लोड कंडीशन की स्पीड ही सबसे हाईएस्ट स्पीड होती है किसी भी मशीन की. अगर रेटेड सप्लाई आप उसको इनपुट में देते हो और वो नो लोड कंडीशन में है, तो तब जो आपको वो स्पीड देता है that is considered as the maximum possible speed of this machine, maximum speed of the machine. और हाँ, in good conditions, मतलब नॉर्मल वे में, नॉर्मल वर्किंग में अनस्टेबिलिटी को अचीव किए बिना एक स्टेबल केस में अगर मशीन मैक्सिमम स्पीड पे जा सकती है, या सेफेस्ट स्पीड बोलना चाहिए, तो वो इस मशीन के लिए यहां पे है. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ N. ठीक है, आगे लिखा हुआ था आर्मेचर एंड फील्ड रेजिस्टेंसेस आर 0.3 एंड 160 ohms रेस्पेक्टिवली. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ armature resistance RA and this one is the value of मशीन कौन सा टाइप का है? शंट फील्ड है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ शंट फील्ड रेजिस्टेंस, दैट इज RSH. आगे लिखा हुआ है द लाइन करंट इज 100 एम्पियर्स. अब ये ध्यान रखना कि ये लाइन करंट कब आई 100 एम्पियर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये लाइन करंट 100 एम्पियर अगला केस है ना,
इस क्वेश्चन में हो सकता है ऐसा प्रॉपरली आपको ना समझ में आ रहा हो, तो मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि ये लाइन करंट की वैल्यू 100 एम्पियर आई फॉर द केस जब मशीन को लोडेड किया गया, जब मशीन के ऊपर जब कुछ लोड लगाया गया तो वो सडनली लाइन से 100 एम्पियर ड्रॉ करने लग गई। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि देखो कंसेप्चुअली इसको कैसे समझोगे, आपके माइंड में आएगा सर क्वेश्चन तो लिखा नहीं, हम कैसे समझे इसको, तो क्लियर है, बिल्कुल आसानी से मैं बता देता हूं। देखो 230 वोल्ट की सप्लाई ले रही है मशीन और आर्मेचर करंट इसका 3.33 एम्पियर है। मशीन का टाइप कौन सा है? शंट है। एक सेकंड के लिए अगर आप थोड़ा ध्यान से इस चीज को, कंसेप्ट को समझ लो और मेरे क्वेश्चन का आंसर कर दो, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है और किस केस के लिए दिया हुआ है। मशीन के बारे में आपको पता है, शॉर्ट शंट नहीं सॉरी, इट इज अ शंट डीसी मोटर। तो मतलब यहाँ पे बैक ईएमएफ होगा, यहाँ कुछ आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे कुछ करंट जा रही होगी IA, इसके अंदर कुछ करंट जा रही होगी ISH, इस सेक्शन का रेजिस्टेंस है RSH और यहां से जो करंट आ रही है दैट इज IL या IT बोलना चाहिए इसको, दिस इज IT, और यहां का जो पोटेंशियल है दिस इज VT। इतना ही चीज होता है इसके अंदर। क्वेश्चन के पहले पार्ट में आपको दिया है कि आर्मेचर कितना करंट ले रहा है, आर्मेचर के पास जो करंट जा रही है इट्स वैल्यू इज 3.33 एम्पियर। और अगर आप में से किसी को ये लगेगा कि ये लाइन करंट 100 एम्पियर इसी केस के लिए है, तो थोड़ा इसको ध्यान से सोचो। लाइन करंट की वैल्यू अगर 100 एम्पियर होती है ना, और आप ये बोल रहे हो कि इसमें से सिर्फ 3.33 एम्पियर आर्मेचर में जा रहा है, बाकी पूरी की पूरी करंट कहां से जा रही है? बाकी पूरी की पूरी करंट शंट फील्ड वाइंडिंग की रेजिस्टेंस से जा रही है। ठीक, मैं मान भी लेता थोड़ी देर के लिए कि आपकी ये बात सही है, लेकिन अब इस क्वेश्चन के बाकी डेटा को देखो और थोड़ा सा अपने कंसेप्ट पे जाओ, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए अपने कंसेप्ट पे जाओ, सोचो आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है मशीन के बारे में। खास तौर पे बोलूं तो शंट मोटर के कंसेप्ट पे जाओ, उस वीडियो में जाके देखो कि इसके बारे में हम लोगों ने क्या बात किया। जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, किस टाइप की वाइंडिंग होती है, क्या होता है, उसको कैसे बनाया जाता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, सारा चीज बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। देखते जाओ, यहां लिखा हुआ है आर्मेचर एंड फील्ड रेजिस्टेंस। देखो आप लोग, आर्मेचर का रेजिस्टेंस है 0.3 ओम्स और शंट फील्ड सेक्शन का रेजिस्टेंस है 160 ओम्स, 160 ओम्स। तो जरा लॉजिक लगाओ, कंसेप्ट लगाओ और मेरे को बताओ कि एक कम रेजिस्टेंस है, एक ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो जो कम रेजिस्टेंस है उसके थ्रू ज्यादा करंट जा सकती है या कम करंट जा सकती है? भाई रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इट अपोजेस द फ्लो ऑफ सप्लाई, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस की फ्लो को अगर ये अपोज कर रहा है तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा अपोजिशन ऑफर होगा, उतना ज्यादा अपोज करेगा तो कम करंट ले पाएगा, कम करंट ही जाएगी वहां से। क्लियर है? तो इन दोनों में से ज्यादा अपोज कौन करेगा? इन दोनों में से ज्यादा अपोज तो यही करेगा ना, शंट फील्ड सेक्शन। तो शंट फील्ड सेक्शन की अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई है आर्मेचर के कंपैरिजन में, तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा करंट फिर आर्मेचर से जाएगी और कम अमाउंट ऑफ करंट जो है वो शंट से जाएगी। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो शंट मोटर का, या आपका कंसेप्ट आप भूल चुके हो, तो मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग मशीन होती थी, जो मोटर के अंदर जो शंट फील्ड वाइंडिंग करते हैं हम लोग, उसके अंदर खास तौर पे ये चीज किया जाता है कि नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा रखा जाता है, लेकिन कंडक्टर की थिकनेस को कम कर देते हैं, उसकी गेज को कम कर देते हैं। ये दोनों ही चीजें रेजिस्टेंस के फॉर्म में उसको अफेक्ट करती हैं। एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। मे बी जिनका कंसेप्ट क्लियर होगा उनको टाइम वेस्ट लगेगा, कि लग रहा होगा कि सर ये तो हम जानते हैं पहले से, लेकिन मैं उस बच्चे तक को भी पहुंचाना चाहता हूं ये चीज, और उस बच्चे को भी ये समझाना चाहता हूं जो भूल चुका है या जिसने नहीं पढ़ा है इसका कंसेप्ट, उसको भी इस वीडियो से क्लियर हो जाना चाहिए। दैट इज माई टारगेट, दैट लास्ट बेंच स्टूडेंट जो है ना, उसको भी समझ में आना चाहिए चीज। और जिनको समझ में आ चुका है वो थोड़ा सा स्किप कर लो इस पार्ट को, कोई इश्यू नहीं है। तो देखो होता क्या है कि वी ऑलरेडी नो दैट R इज इक्वल टू रो L बाई A। ये तो पढ़े हो ना आप लोग, ये तो आप सभी को पता है। ठीक है, मतलब जो रेजिस्टेंस होता है ये स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी और लेंथ ऑफ कंडक्टर और एरिया के हिसाब से बदला जा सकता है, चेंज हो सकता है। ठीक, तो जब मैं ये बोलता हूं कि ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग है मेरी, इसके नंबर ऑफ कंडक्टर सेक्शंस जो हैं वो मैं ज्यादा करता हूं, यानी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब इस सिस्टम के ऊपर जब मैं वाइंडिंग कर रहा हूं तो जो मेरी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी यहां पे वो मैं हाई रखने वाला हूं, ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रखने वाला हूं। तो मतलब मैं यहां पे अगर नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू मैंने इंक्रीज किया तो अल्टीमेटली मैं क्या चीज को इंक्रीज कर रहा हूं? आई एम इंक्रीजिंग द लेंथ, आई एम इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर,
आई एम इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ को मैं इंक्रीज कर रहा हूं यहां से। तो कंडक्टर की लेंथ के इंक्रीज हो जाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू में क्या चेंज दिखेगा आपको? रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑब्वियस थिंग है कि ये भी बढ़ने लग जाएगी, दिस विल आल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको मैं बोल सकता हूं ना कि R इज प्रोपोर्शनल टू L। ठीक, लेंथ ऑफ कंडक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे रेजिस्टेंस की मैग्नीट्यूड बढ़ेगी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज व्हाट अबाउट दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? भाई कंडक्टर सेक्शन का जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है कंडक्टर की थिकनेस के हिसाब से, अगर मैं इस कंडक्टर की थिकनेस, अगर मैं इसी का 2 एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, एक और सेकंड एग्जांपल यहां पे बगल में ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक, और इसके ऊपर भी मैं ऐसा वाइंडिंग करके रखता हूं जरा, ठीक है, लेकिन अब इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं कंडक्टर की थिकनेस को यहां पे इंक्रीज कर देता हूं। अब मैं जो थिकनेस है जिससे वाइंडिंग कर रहा हूं मैं, उसकी मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर देता हूं, ठीक। और यहीं पे मैं एक और कंडक्टर सेक्शन ले लेता हूं, यहीं पे मैं एक और कंडक्टर सेक्शन जरा ड्रॉ कर लूं, ठीक है, सब कुछ सेम है इसके अंदर भी, लेकिन मैंने क्या किया यहां पे, इसकी थिकनेस को रिड्यूस कर लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया की मैग्नीट्यूड को मैंने कम कर लिया। तो देखो मेरे पास अब यहां पे 3 कंडक्टर्स है, कंडक्टर ए हो गया, फर्स्ट जो है मेरे पास दैट इज माय कंडक्टर ए, सेकंड इज माय कंडक्टर बी एंड थर्ड इज कंडक्टर सी। ठीक है, ये बोर्ड पे दिख रहा है ना आपको, और थिकनेस में भी अंतर दिखाई दे रहा होगा। ये सबसे थिन जो वायर का गेज है, सबसे पतले गेज का तार इसके अंदर यूज किया हुआ है, इसके अंदर थोड़ा उससे ज्यादा थिक मीडियम गेज का वायर यूज किया है, इसके अंदर थोड़ा ज्यादा हैवी गेज का वायर यूज किया हुआ है। तो मैंने आपको ये बताया कि जब हम लोग शंट फील्ड सेक्शन की वाइंडिंग करते हैं तो हम लोग सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उसके अंदर लगाते हैं फील्ड के अंदर, और साथ ही साथ सबसे पतले गेज का वायर यूज करते हैं हम लोग। देखो ऑब्वियस थिंग है कि अगर आप थिक गेज का वायर यूज करोगे तो उतनी नंबर ऑफ टर्न नहीं लगा पाओगे जितना थिन गेज के वायर यूज करने से आप लगा सकते हो। तो अगर आपने यहाँ पे 1000 टर्न लगाया हुआ है उतना ही सेक्शन पे, तो आप यहाँ पे हो सकता है कि 2500 या 2000 टर्न्स लगा सको, क्योंकि इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। क्लियर है? अगर उतना ही लेंथ है, उतना ही सारा कुछ है, तब उस केस की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, मतलब ये जिसके ऊपर आप वाइंडिंग कर रहे हो, कोर जो है आपका, उसकी लेंथ बिल्कुल यूनिफॉर्म है, सेम है तीनों केसेस में। तो अभी अब ये चीज देखो कि जब मैं ये बोलता हूं कि इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये जो इसकी थिकनेस है, ये जो इसकी जो मैंने यहाँ पे जो थिकनेस ट्रेस करके रखी हुई है, ये थिकनेस जो है इसको रिड्यूस कर दिया जाता है किसमें? शंट फील्ड वाइंडिंग बनाने के समय। तो थिकनेस रिड्यूस करने से फायदा क्या होता है? मतलब वैल्यू ऑफ ए has been reduced, यही समझ में आता है इससे कि वैल्यू ऑफ A has been reduced। तो हमको ये पता है इस रिलेशन से कि R is inversely proportional to A। रेजिस्टेंस जो है ये क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। सो इन दिस केस व्हाट इज द बेनिफिट एंड व्हाट इज द ड्रॉबैक? बेनिफिट ये है कि जैसे आप क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू को कम कर देते हो तो आपका रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होने लग जाता है। और ड्रॉबैक क्या है? अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूं, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर मैं अच्छा यूज कर दूं वहां पे, ठीक है, तो ताकि मुझे बहुत बार ज्यादा नंबर ऑफ टर्न ना बनाना पड़े, उतने में ही मेरा काम हो जाए, तो उस केस में मेरा रेजिस्टेंस जो है सिस्टम का वो रिड्यूस भी होने लग जाएगा। ठीक, तो अब इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको समझते हैं जरा। हम लोग क्या करते हैं कि जो ये शंट फील्ड सेक्शन की जो वाइंडिंग हम लोग बनाते हैं, जो शंट का फील्ड जो बनाते हैं हम लोग, वहां पे एक चीज किया जाता है कि हम लोग इस सिस्टम का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हाई करना चाहते हैं। और हाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ टर्न लगाते हैं और पतले वायर्स का लगाते हैं, सो दैट लेंथ भी इंक्रीज हो जाए और एरिया रिड्यूस हो जाए। दोनों ही केसेस रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो अगर इसकी रेजिस्टेंस हाई है तो आपको पता है करंट ऑलवेज फ्लोज थ्रू अ लो रेजिस्टेंस पाथ, लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। अगर करंट के पास आप यहां से 2 रास्ते देते हो तो वो हमेशा कंपेयर करेगी कि किस पाथ में रेजिस्टेंस कम है, वहां से ज्यादा करंट जाएगी, और जहां रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां से कम करंट फ्लो होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस के फ्लो होने को जो अपोज कर रहा है दैट इज रेजिस्टेंस। तो भाई नाम से समझ में आ रहा है कि भाई जहां रेजिस्टेंस कम है मतलब कम अपोजिशन ऑफर कर रहा है, मतलब वहां ज्यादा करंट जाएगी। क्लियर है बेसिक कंसेप्ट आपका? ठीक, आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। तो
इस क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है 100 एम्पियर टोटल सप्लाई आ रही है, उस 100 में से मुझको पता चल गया कि आर्मेचर में 3 एम्पियर ही जा रहा है, 3.33 एम्पियर, तो आपको क्या लगता है रिमेनिंग जो 97 एम्पियर है या 96.7 एम्पियर्स जो हैं वो क्या शंट के अंदर से जा रहे हैं? दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि शंट की रेजिस्टेंस तो हाई है, इसमें से तो कम करंट जानी चाहिए, ये तो उल्टा हो जाएगा, इसमें से आपकी मशीन में से ज्यादा करंट जानी चाहिए, तो उसमें तो कम करंट जा रही है। दैट मींस दिस इज नॉट द केस फॉर दिस ओपन सर्किट या नो लोड कंडीशन। ये नो लोड कंडीशन के लिए ये करंट नहीं दिया हुआ, ये करंट उस केस का है कि जब आपकी मशीन के अक्रॉस आपने कोई एक हैवी लोड कनेक्ट कर दिया और जब वो लोड उतनी करंट ड्रॉ करता है सिस्टम से, ठीक, तब उस केस में आपकी जो टोटल करंट है दैट इज ऑफ 100 एम्पियर, और तब उस केस में IA की वैल्यू 3.33 नहीं रहेगी, दैट विल इंक्रीज, डेफिनेटली दैट विल इंक्रीज। तो ऐसा करके आपको ये पता चलता है कि IA की वैल्यू IL की वैल्यू जो है दैट इज फॉर अ डिफरेंट केस, एक कोई अलग कंडीशन है जहां पे आपको ये पता चलता है। आपको देखो आगे क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द स्पीड एंड डेवलप टॉर्क in case when the armature reaction weakens the flux by 4%। आर्मेचर रिएक्शन होने के कारण, आर्मेचर रिएक्शन भी मैंने वहां पे बताया हुआ है, डीसी शंट मोटर का जो वीडियो है, एक डेडिकेटेड वीडियो है उसके लिए, वहां आर्मेचर रिएक्शन को प्रॉपर हम लोगों ने ग्राफ के फॉर्म में समझा है कि आर्मेचर रिएक्शन होने से क्या डिफरेंस आता है इसकी वर्किंग पे, ठीक है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक देखा था हम लोगों ने। तो इस क्वेश्चन को वापस समझते हैं हम लोग, थोड़ा सा मे बी टाइम लग गया, बट आई होप कि कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। लिखा हुआ है लाइन करंट अगर 100 एम्पियर हो जाती है और स्पीड और टॉर्क आपको पता लगाना है तब जब आर्मेचर रिएक्शन के कारण फ्लक्स जो है वो 4% घट जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो चलो चलते हैं सॉल्यूशन पार्ट पे और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन पे आते हैं और लिखते हैं कि गिवन क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। तो भाई गिवन डेटा में आपको सबसे पहले पता है वैल्यू ऑफ VT दैट इज 230, टोटल सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट्स, ठीक। ऑल्सो व्हाट डू वी हैव, द आर्मेचर करंट इनिशियली जो है IA की वैल्यू जो है इट इज 3.33 एम्पियर्स। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नो लोड स्पीड जो है दैट इज ऑफ 1000 RPM। द नो लोड केस में स्पीड N1 लिख देता हूं मैं इसको, इट इज 1000 RPM, ठीक है। द आर्मेचर एंड फील्ड रेजिस्टेंस, इन दोनों की वैल्यू भी लिख लेते हैं हम लोग कि आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है हमारा, द आर्मेचर रेजिस्टेंस RA is 0.3 ohms and shunt field winding resistance is 160 ohms, ठीक। The line current is 100 एम्पियर। अब ये डिफरेंट केस है, अब केस है कि IL की वैल्यू हो जाएगी अगर 100 एम्पियर एंड फ्लक्स phi2 is reduced by 4%, तब for this case we need to find, क्या क्या फाइंड करना है इस केस में आपको, स्पीड एंड टॉर्क डेवलप्ड, कि कितनी स्पीड पे आपकी मशीन रहेगी, दैट इज द वैल्यू ऑफ N2, ये फर्स्ट थिंग है। और सेकंड में आपको फाइंड करना है आर्मेचर टॉर्क टाउ ए। ये है पूरा का पूरा क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसके सोल्यूशन पार्ट पे चलते हैं, देखते हैं कैसे बनाना चाहिए आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो सोल्यूशन पार्ट में देखो सबसे पहले हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ दिस गिवन डेटा, हम लोग पहला काम तो ये करते हैं कि एक्सटर्नल सर्किट फॉर्म का डेटा हमारे पास है, तो उसके लिए मशीन जो शंट वाउंड डीसी मोटर है वो कैसा दिखना चाहिए पहले उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसकी वाइंडिंग के साथ साथ इसको अगर मुझे ड्रॉ करना है तो मैं कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकता हूं इसको, ये मैंने मशीन बना दिया और इसके साथ मैं लगा देता हूं इसकी शंट फील्ड की वाइंडिंग, ठीक है। RSH लिख लिया, यहाँ पे आर्मेचर है तो आर्मेचर का इंटरनल रेजिस्टेंस आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग का RA। सिमिलरली व्हाट ऑल थिंग्स डू वी हैव हियर, भाई यहाँ पे आर्मेचर करंट आ रही है IA, ठीक। यहां से आ गई टोटल करंट IT और कुछ करंट जो डिवाइड होके पहुंची किसमें, शंट के अंदर, दिस इज ISH, ठीक है। बैक EMF बन रहा है, मोटर है तो। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज VT इज ऑफ 230 वोल्ट्स इन 2 पॉइंट्स के बीच की पोटेंशियल। क्लियर है सभी को ये चीज? चलो वैल्यू डाल देते हैं जल्दी से इन लोगों की। तो वैल्यू में है हमारे पास
RA की वैल्यू है 0.3 ohms, RSH की वैल्यू है 160 ohms, आर्मेचर करंट की वैल्यू है 3.33 एम्पियर्स और ये वोल्टेज जितना दिया है उतना वोल्टेज है। ठीक है, IT की वैल्यू नहीं पता है हम लोगों को। ठीक, सो फॉर दिस केस वी नीड टू फाइंड, देखो हमको क्या चीज बोला हुआ है, अभी हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इस पर्टिकुलर केस में बैक ईएमएफ कितना बन रहा है पहले तो वो देख लेते हैं। फायदा क्या होगा इससे ये बताओ मुझको। बैक ईएमएफ जो मैं निकालूंगा दिस विल बी EB1, यहां नहीं लिखते हैं इसको, दिस विल बी EB1 बैक ईएमएफ फॉर फर्स्ट केस। फिर वैसे मुझे बैक ईएमएफ ऑफ सेकंड केस चाहिए होगा और वहां से कंपेयर करके मैं n की वैल्यू निकालूंगा। किस फॉर्मूले से कंपेयर करूंगा? मैं कंपेयर करूंगा EB इज इक्वल टू n इंटू 5। तो पहले केस में मैं लिखूंगा EB1 इज इक्वल टू N1 इंटू 5 जो इनिशियल फ्लक्स है वो भी पता कर लेंगे हम लोग यहां से, क्योंकि स्पीड हमको ऑलरेडी गिवन है एज 1000 RPM। तो अगर मैं इस सिस्टम के अंदर से बैक ईएमएफ निकाल लेता हूं, स्पीड मेरे पास ऑलरेडी 1000 RPM दिया हुआ है, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिलेगा 5 ठीक है, 5 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। इसमें से 4% रिड्यूस करके मैं क्या निकाल सकता हूं? 5 ठीक। तो अब अगले केस में क्या होगा कि मेरे पास 5 की वैल्यू रहेगी, मेरे पास एक नया I टोटल है 100 एम्पियर्स का, उसके बेसिस पे आर्मेचर करंट कितना है, शंट करंट कितना, ये सब फाइंड करके मैं फिर से एक इक्वेशन बनाऊंगा जहां से मुझे क्या मिलेगा? EB2। ठीक है, तो अब मेरे पास सेकंड केस के लिए क्या हो जाएगा? बैक ईएमएफ ऑफ सेकंड केस, फ्लक्स ऑफ सेकंड केस, ये दो चीजें आ गई। मैं फिर ऐसा एक फॉर्मूला बनाऊंगा कि भाई EB2 इज इक्वल टू N2 इंटू 5। हाँ, कॉन्स्टेंट्स को ध्यान में रखते हुए मुझे इन दोनों फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, एक साथ रेशियो के फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा और वहां से मेरे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी ऑफ N2। क्लियर है? यही पूरा चीज हम लोग करने वाले हैं, इसलिए मैं इतना कुछ डेटा जो है वो यहां से कलेक्ट कर रहा हूं। तो चलो इनको हटा देते हैं और लिखते हैं इसके आगे the EMF in the given circuit, EMF in the given circuit is, भाई EMF कैसे आप डिनोट करोगे? तो EB1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? टोटल वोल्टेज VT माइनस IA इंटू RA। ठीक, देयरफॉर EB1 इज इक्वल टू, एक बार चेक कर लेते हैं इसके अंदर से कि सारी वैल्यूज अपने पास अवेलेबल है ना। तो देखो VT की वैल्यू इज 230 वोल्ट्स, आर्मेचर करंट की मैग्नीट्यूड आपको ऑलरेडी गिवन है और RA की मैग्नीट्यूड भी पहले से गिवन है, तो बिल्कुल आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। सो देयरफॉर EB1 विल बी इक्वल टू 230 माइनस 3.33 इंटू 0.3। सो देयरफॉर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ बैक EMF इन फर्स्ट केस इज, चलो सॉल्व कर लेते हैं, आप लोग भी कैलसी निकाल लो, मैं भी मोबाइल में ही सॉल्व कर लेता हूं जल्दी से। तो वैल्यू है मेरे पास 230 ऑन हो गया कैलसी, इट इज 230 माइनस 3.33 माइनस 0.3 रेजिस्टेंस की जो वैल्यू थी, तो इससे मेरे पास जो बैक ईएमएफ की वैल्यू आती है, एक मिनट, इस एप्लीकेशन में एडवर्टीजमेंट चल रहा है अभी, हाँ जी, इससे बैक ईएमएफ की मेरी वैल्यू आती है 226.97, इट इज 226.97 वोल्ट्स। किसकी वैल्यू आई? बैक ईएमएफ फॉर माय फर्स्ट केस। क्लियर है? तो पहले केस में मुझे पता चल गया कि ईएमएफ की मैग्नीट्यूड इतनी है, इसका यूज मैं कहां पे करने वाला हूं? इसका यूज मैं करने वाला हूं फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर द फर्स्ट केस। सो देयरफॉर फ्लक्स in the given case, flux in the given case is, flux के लिए मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगा? EB1 is equals to N1 into 5 ठीक है, और 5 is equals to back EMF of first case upon speed in first case। back EMF कितना है मेरे पास? 226.97 और स्पीड है मेरे पास 1000। So therefore the flux present in the first case is 0.226 Webers, is 0.226 Webers। ठीक है,
तो अब इससे फायदा क्या होगा ये आपको समझना पड़ेगा। तो इससे फायदा ये है कि फर्स्ट केस की फ्लक्स मेरे पास आ चुकी है और मुझको पता है सेकंड केस के लिए इस फ्लक्स में 4% रिड्यूस हो गया, किसके कारण? आर्मेचर रिएक्शन होने के कारण। तो अगर यहां पे आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है तो मैं यहां पे सबसे पहले तो लिख लेता हूं केस नंबर 2। सेकंड केस का कंडीशन क्या दिया हुआ है कि फ्लक्स reduces by 4%, therefore इसका 4% कितना होगा निकाल लेते हैं। सबसे पहले 0.226 का 4% जो है वो निकाल लेते हैं। तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 0.009। ये जो है इसकी वैल्यू है 0.009। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली माइनस कर देते हैं फर्स्ट वाली केस से। फर्स्ट वाली केस से माइनस कर देता हूं मैं इसको। तो 0.226 माइनस 0.009 से मुझे मिला therefore फ्लक्स phi2 will be equal to 0.217 वेबर्स। ये मेरी फ्लक्स की वैल्यू आ गई फॉर सेकंड केस। तो फर्स्ट वाला केस था 0.226 वेबर चल रहा था फ्लक्स। सेकंड केस में फ्लक्स 4% कम हो गया तो रिमेनिंग वैल्यू जो आई दैट इज 0.217। अब मुझको ये देखना है कि साथ ही साथ इसमें ये भी दिया हुआ है कि करंट IL जो है या I टोटल बोल लो आप उसको, दैट इज ऑफ 100 एम्पियर। तो पहले आर्मेचर में 3.3 एम्पियर जा रही थी। अब मुझको देखना है कि जब IL की वैल्यू 100 एम्पियर हो गई है तब आर्मेचर कितनी करंट लेगा। ठीक, तो चलो देखते हैं। यहां लिख लेते हैं कि ऑल्सो वी हैव द वैल्यू ऑफ IL एज 100 एम्पियर्स। चलो नेक्स्ट पेज में आ गए। तो इसका कैसे यूज करेंगे, अगेन मैं एक बार सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। यहां पे फिर से हम लोग अपना डीसी शंट मोटर यहां पे प्लेस कर दिए और यहां लगा दिए इसकी फील्ड वाइंडिंग, दैट इज द शंट फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, कंडीशन पूरा ध्यान से समझना आप लोग की डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे, इसमें और पिछले पार्ट में क्या डिफरेंस था। यहाँ VL की वैल्यू उतनी है, दैट इज 230 वोल्ट्स। 230 वोल्ट्स इज आवर टोटल वोल्टेज VT यहां से इस पॉइंट तक की। ठीक है, नया चीज यहां पे क्या है, नया चीज ये है कि यहां पे आपको जो टोटल करंट दे रहा था पिछली बार, जो हम लोगों को निकालना पड़ता अलग से लेकिन जरूरत नहीं थी, वो टोटल करंट यहां पे इस बार 100 एम्पियर है। बाकी सारा कुछ ठीक है, बाकी सारा कुछ अपनी जगह पे सेम है। जैसे कि RSH इसकी वैल्यू उतनी है 160 ओम्स, RA की वैल्यू जो है इसकी वैल्यू भी उतनी है 0.3 ओम्स। ठीक है, सिमिलरली और क्या क्या चीजें सेम है, जैसे बैक EMF नहीं पता हमको, EB2 लिख लेंगे इसको। यहां से कुछ करंट जा रही होगी शंट के अंदर, तो दिस इज आवर ISH, और यहां से कुछ करंट आर्मेचर के अंदर जो जा रही है दैट इज आवर IA। क्लियर है इतना चीज? इसके आगे देखते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है, सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि आपको बैक EMF कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर दिस केस, और सेम टाइम पे उसके लिए आपको आर्मेचर करंट की जरूरत पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, पहले सीक्वेंस में फॉर्मूला लिख लेते हैं कि क्या करना और किसकी जरूरत है। सो वी विल हैव EB2 इज इक्वल्स टू VT माइनस IA RA। ठीक, तो टोटल वोल्टेज माइनस ड्रॉप्स करोगे तो बैक EMF कितनी है वो मिल जाएगी आपको, जिसमें से IA इज अननोन। सो वी नो दैट IA इज इक्वल टू टोटल करंट माइनस शंट फील्ड सेक्शन का करंट। तो टोटल करंट हमारे पास है 100 एम्पियर। शंट सेक्शन की करंट निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा कि ISH इज इक्वल टू VSH अपॉन RSH। शंट फील्ड वाइंडिंग की वोल्टेज डिवाइडेड बाय वहां की रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितनी है भाई, VSH की वैल्यू उतनी होगी जितना VT की वैल्यू है, दैट इज 230। तो इट विल बी 230 डिवाइडेड बाय 160। So therefore we will get the value of ISH, डिवाइड कर लेते हैं 230 अपॉन 160। तो आपके पास वैल्यू आ गई 1.437 एम्प्स, 1.437 एम्पियर्स। इतनी वैल्यू आ गई किसकी, ISH की, शंट फील्ड वाइंडिंग की करंट की। आगे बढ़ते हैं, अब इसका यूज कर लेते हैं कहां पे, IA कैलकुलेट करने के लिए। सो वी विल राइट देयरफॉर आर्मेचर करंट IA इज इक्वल्स टू 100 प्लस, सॉरी इट इज 100 माइनस 1.437।
इतनी करंट चली गई शंट के अंदर और रिमेनिंग जो बची वो आर्मेचर के अंदर जाती है। सो इट विल बी 100 माइनस 1.437 एम्पियर, और उससे जो रिमेनिंग वैल्यू आई अपने पास, इट विल गिव यू द आर्मेचर करंट ऑफ 98.563 एम्पियर्स। इतनी करंट आ गई हमारे पास कहां पे, आर्मेचर सिस्टम के अंदर। अब आर्मेचर के अंदर इतनी करंट आ गई तो इस करंट की वैल्यू को यहां यूज कर लेते हैं और इससे मिलेगा अपना बैक ईएमएफ। सो देयरफॉर बैक ईएमएफ ईबी विल बी इक्वल टू 230 माइनस IA, that is 98.563 into RA, that is 0.3. So therefore EB, ध्यान से देखना कि EB की वैल्यू को आप EB2 ही लिख रहे हो क्योंकि ये सेकंड केस का बैक ईएमएफ है। So it will be 230 minus 98.563 into 0.3। ठीक है, तो बैक ईएमएफ की वैल्यू यहां से मिल गई मुझे 200.431 वोल्ट्स, 200.431 वोल्ट्स सेकेंड केस में। फ्लक्स की वैल्यू मेरे पास पहले से ही है क्योंकि हम लोगों ने अभी जस्ट कैलकुलेट किया था। φ2 की वैल्यू जो है ये अभी जस्ट निकाला हम लोगों ने, कितना, 0.217 वेबर्स। इट इज 0.217 वेबर्स। अब इन दोनों का यूज कर सकते हो आप n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो आप कैसे लिखेंगे इसके आगे, अब देखो इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे। so for calculating the value of speed in given case, अब इसके लिए आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वी कैन राइट EB1 अपॉन EB2 इज इक्वल्स टू N1 इंटू φ1 अपॉन N2 इंटू φ2। ध्यान रखना इसमें से आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ N2। ये आपके लिए द वैल्यू टू बी फाउंड है। तो N2 इज इंपॉर्टेंट, तो आप N2 को उस साइड ले जाओ और बाकी सारे रिमेनिंग क्वांटिटी को दूसरे साइड लिख सकते हो। सो यू कैन राइट कि N2 is equal to EB2 into N1 φ1 अपॉन EB1 into φ2। वैल्यू डाल देते हैं इसके अंदर सारी की सारी और देखते हैं कि कितना आंसर निकल के आएगा यहां से। सो द वैल्यू ऑफ N2 शुड बी इक्वल टू, चलो बैक ईएमएफ फॉर सेकंड केस इज 200.431 मल्टीप्लाइड विथ N1 फर्स्ट केस का स्पीड दैट इज 1000, और इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, φ1 के साथ। तो φ1 की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, 0.226। अब इसको डिवाइड करना है आपको EB1 से। तो फर्स्ट केस का बैक ईएमएफ कितना आया था उसको देख लेते हैं। यहां पे फर्स्ट केस का बैक ईएमएफ था 226.97, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ वैल्यू ऑफ φ2 दैट इज 0.217। तो फाइनल वैल्यू आपको जो स्पीड की मिलती है, तो स्पीड N2 इज इक्वल टू 919.697 RPM, रेवोल्यूशंस पर मिनट। इतने रेवोल्यूशंस पर मिनट पे मशीन जो है आपकी घूमेगी अगर ये सारा कुछ कंडीशन है। सो दिस इज आवर आंसर नंबर 1, दिस इज आवर आंसर नंबर 1। आपको इसी केस में ये पूछा हुआ है कि आर्मेचर टॉर्क कितनी है, आर्मेचर टॉर्क कितनी है, ठीक है। तो आर्मेचर टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं। वी नो दैट आर्मेचर टॉर्क इज इक्वल टू φZP इंटू IA अपॉन 2πA। ये फॉर्मूला जानते हैं हम सभी। इस फॉर्मूले के साथ हमको एक और चीज पता है, यहां पे आर्मेचर टॉर्क के इस फॉर्मूले के साथ एक और चीज पता है कि यहां पे हम लोग जानते हैं कि यहां पे इस क्वेश्चन में Z नहीं दिया है, P नहीं दिया है, A की वैल्यू नहीं गिवन है, ये सारी चीजें अननोन है। तो हम लोग इसको एक और फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आर्मेचर टॉर्क इज इक्वल टू द बैक EMF EB इनटू आर्मेचर करंट IA अपॉन 2π। ठीक, EB का खुद का वैल्यू क्या होता है,
EB की खुद ही की वैल्यू होती है 5ZNP बाई 60A। तो इतना कुछ मतलब आपने यहां पे लिख दिया, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पे नीचे A तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 60 का क्या करोगे आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद 60 अपॉन, देखो n भी नहीं होता है टॉर्क की इक्वेशन के अंदर, तो अगर n भी कहीं पे नहीं है तो 60 अपॉन n लिखना पड़ेगा आपको यहां पे, ठीक है। तो इस इतने इक्वेशन को आप हटा सकते हो आप, तो इतना कुछ करोगे तो टॉर्क की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन इज बैक ईएमएफ की वैल्यू कौन सी पुट करोगे आप, क्वेश्चन इज बैक ईएमएफ की वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि बैक ईएमएफ तो 2 है आपके पास, तो बिल्कुल आसान है इसका आंसर। बैक ईएमएफ इट इज, यू आर कैलकुलेटिंग द टॉर्क फॉर सेकंड केस, तो बैक ईएमएफ भी किसका होगा, सेकंड केस का होगा, इट विल बी EB2। सो द आर्मेचर टॉर्क विल बी गिवन एज, सो सबसे पहला काम करते हैं, इसमें EB2 की वैल्यू हम लोग यहां से पुट कर लेते हैं। तो EB2 की वैल्यू कितनी है, इट इज 200.431, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ आर्मेचर करंट IA। तो आर्मेचर करंट की वैल्यू कितनी आई इस केस में, आर्मेचर करंट की वैल्यू आई 98.563, यू गॉट द वैल्यू 98.563 इनटू 60 अपॉन 2 पाई इनटू n। n कौन सा वाला, सेकंड केस में जो n आया दैट इज 919, तो 919.697 और इतने को सॉल्व कर दो, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इसी के साथ। तो क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है इसके डेटा को पुट कर लेते हैं हम लोग, 200.431 इंटू 98.563 इंटू 60 होल अपॉन 2 पाई इंटू 919.697। तो फाइनल वैल्यू आपके पास जो आर्मेचर टॉर्क की यहां से आती है दैट इज द आर्मेचर टॉर्क इज 205.118 न्यूटन मीटर एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था बेसिक अप्रोच कि आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। क्वेश्चन में जो परसेंटेज आर्मेचर रिडक्शन के कारण, आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो परसेंटेज रिडक्शन दिया हुआ था फ्लक्स का, उसके बेसिस पे हम कैसे इस क्वेश्चन को एक अलग क्वेश्चन की तरह ट्रीट करेंगे और इसको कैसे सॉल्व करके सोल्यूशन तक पहुंचेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट केस जो था दैट वाज सेम, सेकंड केस के लिए हम लोगों ने ये मान लिया कि सेपरेट क्वेश्चन के जैसे ही इसको ट्रीट किया और मैंने यहाँ पे फिर से एक सर्किट डायग्राम बनाया, फिर से सारा डेटा कैलकुलेट किया और उससे फिर हम अपनी फाइनल वैल्यूज तक पहुंच पाए, ठीक है। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट अप्रोच कि आप कैसे अप्रोच करोगे। क्वेश्चन तो बिल्कुल डेफिनेटली बन ही जाएगा अगर आपके पास फॉर्मूले का कंटेंट है, आपको फॉर्मूला याद है, तो इट इज नॉट अ टफ टास्क टू कैलकुलेट ऑल दीज थिंग्स या टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और समझते हैं कि इसके अंदर क्या डिफरेंट होगा और इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। आई होप कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी आपको समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा, चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी माइंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, बता दूं आपको कि जो आपने प्रीवियस 5th पार्ट के अंदर देखा होगा, 5वें पार्ट में के लास्ट में एट द एंड ऑफ दैट 5th पार्ट वी वर हैविंग अ असाइनमेंट क्वेश्चन, हम लोगों ने एक असाइनमेंट क्वेश्चन बनाया हुआ था, ठीक है, जहां मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और मैंने आपको पूछा हुआ था कि आप नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर के साथ अवेलेबल रहना। तो आज यही वो नेक्स्ट वीडियो है जिसके अंदर आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को बना के लाए होंगे और मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा अभी बोर्ड पर, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस टेक आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन लेके आते हैं। और मैं बता दूं कि ये सेकंड क्वेश्चन ही आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है, तो प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन एक बार क्विकली रीड कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या था क्वेश्चन। अच्छा, तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि अ सीरीज डीसी मोटर विथ सीरीज एंड आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ दीज टू वैल्यूज respectively is connected across 220 volt supply. Okay, the armature takes a current of 40 amperes and its speed is 900 rpm. Determine its speed when the armature takes 75 ampere and the flux is increased by 15% due to saturation. तो अभी जस्ट हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल बनाया जहां पे हम लोगों ने देखा कि ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स 4% अगर रिड्यूस हो गई, वीक हो गई, ठीक, तो उस केस में आपने कैसे स्पीड को कैलकुलेट किया था। तो आई डोंट थिंक कि इस क्वेश्चन में अब आपको कोई डिफिकल्टी जाएगी, बट सिंस आज के वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन कराया हुआ है,
तो आई होप कि आई गेस कि मतलब पहले प्रीवियसली ऐसा क्वेश्चन अगर नहीं हुआ है तो आप लोगों को डाउट आ सकता है, हो सकता है कि आपसे कुछ स्टूडेंट से नहीं भी बना होगा, बट इसमें कोई बहुत ज्यादा टफ थिंग नहीं थी। क्वेश्चन पढ़ के अगर आप इसको प्रॉपर समझ गए होंगे तो बहुत आसान था आपके लिए ये बनाना, ठीक है। बट स्टिल कोई इशू नहीं है, आज के वीडियो में हम लोगों ने ऐसा एक क्वेश्चन बनाया है, तो डेफिनेटली आज ही के वीडियो में इस असाइनमेंट क्वेश्चन का भी सोल्यूशन बनाएंगे हम लोग, ठीक है, ताकि इसके बाद अब आप जो आपके सामने जो ऐसा कोई न्यूमेरिकल आए तो यू विल नेवर फील कि ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया जो मुझसे नहीं बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आराम से बनेगा आप लोगों से, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को लेते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। सबसे फर्स्ट थिंग, लेट अस स्टार्ट विथ ऑल द गिवन क्वांटिटीज। देखते हैं क्या क्या गिवन था इसके अंदर। तो सबसे पहले आपको ये दिया हुआ है डीसी सीरीज मोटर है, तो आपके माइंड में इसका सर्किट डायग्राम फ्रेम हो गया होगा अभी तक। आगे लिखा हुआ है कि इट इज हैविंग अ सीरीज फील्ड वाइंडिंग ऑफ 0.06 ohms। तो मैं बोल सकता हूं कि RSE की वैल्यू है 0.06 ohms। आगे लिखता है कि सीरीज एंड आर्मेचर वाइंडिंग, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इट्स आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। तो RA की वैल्यू है हमारे पास यहां पे 0.04 ohms, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है इट इज कनेक्टेड अक्रॉस 220 वोल्ट सप्लाई, 220 वोल्ट की सप्लाई पे कनेक्टेड है। दिस इज द वैल्यू ऑफ VT एंड दैट इज ऑफ 220 वोल्ट्स। क्लियर। आगे लिखा हुआ है द आर्मेचर टेक्स अ करंट ऑफ 40 एम्पियर्स। आर्मेचर जो है वो 40 एम्पियर की करंट सिस्टम से ड्रॉ कर रहा है। सो प्योरली ये करंट जो है दिस इज आर्मेचर करंट एंड इट्स वैल्यू इज 40 एम्पियर्स, ठीक है। एंड इट्स स्पीड इज 900 RPM। तो बताने की जरूरत नहीं है, दिस इज द वैल्यू ऑफ N and it is 900 RPM. Next is you have to determine, तो देखो आपका क्वेश्चन जो है वो यहीं तक है, इसके आगे कंडीशन दिया हुआ है आपको, ठीक है। कंडीशन में ये लिखा हुआ है कि डिटरमाइन इट्स स्पीड व्हेन द आर्मेचर टेक्स 75 एम्पियर, जब आर्मेचर 75 एम्पियर ले रहा है, एंड फ्लक्स इज इंक्रीज्ड बाय 15% ड्यू टू सैचुरेशन। फ्लक्स की वैल्यू बढ़ गई है इस बार 15%। पिछले क्वेश्चन में फ्लक्स वाज रिड्यूस्ड बाय 4%, इन दिस केस flux has been increased by 15% due to saturation। और एक और चीज चेंज हो गया है, that is if the armature takes 75 ampere, so this is the new armature current। ये आर्मेचर करंट की नई वैल्यू है, एक वैल्यू पहले से थी, तो इसको IA1 से रिप्रेजेंट कर दिया इनिशियली, मतलब ये बोलना चाह रहा है। अब क्वेश्चन को पूरा समराइज कर लेते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन के बिगिनिंग से आपको ये बताना चाह रहा है कि डीसी सीरीज मोटर है जिसकी ये कंडीशंस है, इस सप्लाई पे कनेक्टेड है, उसकी आर्मेचर अभी फिलहाल 40 एम्पियर की सप्लाई करंट ड्रॉ कर रही है, ठीक। और उस केस में ये मशीन जो है हमारा वो 900 RPM की स्पीड पे घूम रहा है। आगे ये बोलता है कि अब आप पता लगाओ कि अगर आर्मेचर करंट को बढ़ा के 40 से बढ़ा के 75 एम्पियर में कर दूं और फ्लक्स उसकी 15% बढ़ जाती है, तब ये स्पीड में क्या चेंज आएगा, तब नया स्पीड कितना हो जाएगा मशीन का, तब मशीन कितनी स्पीड पे घूमने शुरू हो जाएगी। यही है पूरा का पूरा क्वेश्चन। क्लियर है आप सभी को, ठीक है। तो चलिए इसके सोल्यूशन पार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन पार्ट, और यूजुअली जैसा हम लोग शुरू करते हैं बिल्कुल राइट फ्रॉम द गिवन पार्ट, वैसे ही करेंगे इसमें भी। सोल्यूशन में लिखते हैं सबसे पहले गिवन, ठीक है। और गिवन में सबसे पहला डेटा क्या अवेलेबल है हमारे पास, वी हैव द वैल्यू ऑफ RSE, so we will write the value of RSE is 0.06 ohms, the value of armature resistance RA is 0.04 ohms, ठीक है। टोटल वोल्टेज VT that is of 220 volt, total voltage VT is 220 volts। इसके अलावा और क्या चीज है, आर्मेचर करंट की फर्स्ट केस की वैल्यू, तो इसको मैं लिख देता हूं IA1। इनिशियली आर्मेचर करंट है 40 एम्पियर और इसी के साथ कुछ स्पीड भी दिया होगा, स्पीड N1 इज 900 RPM। इतना डेटा गिवन है ना यहाँ पे, ठीक है। ये N1 स्पीड इट इज ऑफ 900 RPM। अब आगे जो पूछा हुआ दैट इज द कंडीशनल स्टेटमेंट, तो इसको कंडीशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं जल्दी से कि टू फाइंड क्या फाइंड करना है, एक ही चीज फाइंड करना है, दैट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड, कितनी स्पीड पे मशीन रन करेगी फॉर दिस केस। तो वैल्यू ऑफ N2, और इसके साथ जो कंडीशन जुड़ी हुई है इसको लिख देता हूं मैं कि व्हेन आर्मेचर करंट इज 75 एम्पियर्स, तो IA2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको,
and flux phi 2 is increased by 15%। ठीक है, ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने। सॉल्यूशन पार्ट इसका शुरू करते हैं, और जैसा कि मैं आपको बताया था पहले भी और अभी भी बता रहा हूं कि आपको सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसकी एक्सटर्नल सर्किट फॉर्म की काफी सारी डेटा हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, तो एक्सटर्नल सर्किट के फॉर्म में अगर हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं तो इट विल बी वेरी मच इजियर फॉर अस टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बैक ईएमएफ एंड द रिमेनिंग क्वांटिटीज। तो चलिए शुरू करते हैं वहीं से। लेट अस ड्रॉ द सर्किट ऑफ दिस सेक्शन। तो भाई इस क्वेश्चन का सर्किट ड्रॉ करने के लिए हमको पता है कौन सी वाइंडिंग है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, तो सीरीज में वाइंडिंग लगा दिया और इसके बाद आगे जो हमारा मोटर जुड़ा हुआ है उसको कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्वांटिटीज की मैग्नीट्यूड भी लिख लेता हूं मैं जल्दी से। तो हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज ऑफ RSE 0.06 ओम्स, आर्मेचर रेजिस्टेंस है यहाँ पे 0.04 ओम्स। ठीक, इसके बाद सीरीज फील्ड वाइंडिंग सेक्शन के अंदर जो करंट जा रही है ISE, आर्मेचर के अंदर जो करंट जा रही है इट इज टर्म्ड एज IA। ध्यान रखना IA की मैग्नीट्यूड आपको यहां पे गिवन है 40 एम्पियर्स, IA1 ले लेता हूं मैं इसको। ठीक है, और टोटल करंट जो आ रही है दिस इज टर्म्ड एज IT। सिमिलरली वी हैव द वोल्टेज, यहां हमारे पास वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, वी हैव 220 वोल्ट्स, 220 वोल्ट्स बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ठीक, और अगर ये मोटर है तो डेफिनेटली इसके अंदर कौन सी चीज शो होगी, कौन सी EMF कहलाएगी, ये बैक EMF। इतना तो बना लियोगे आप लोग भी ना, इतना तो बनाए होगे डेफिनेटली, मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, तो अब इसका कैसे यूज करेंगे, कैसे फॉर्मूला आपके माइंड में अब ट्रेस हो जाना चाहिए, क्योंकि अब ये आखिरी क्वेश्चन है तो इस समय तक तो आई होप कि आप लोग बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच चुके होंगे, अच्छे लेवल पे आप आराम से क्वेश्चन में सारा क्या फॉर्मूला लगेगा, कैसे ही लगेगा, वो सारा कुछ ट्रेस कर चुके होंगे माइंड में। चलो ये फ्रेमवर्क हमारा जरूरी है तो इसको कर लेते हैं हम लोग जल्दी से, और समझते हैं कि जो फाइंड करना है उसके लिए किस पाथ के थ्रू होते हुए गुजरना पड़ेगा, क्या क्या फॉर्मूले की लिस्ट चाहिए होगी आपको यहाँ पे। ठीक, देखो सबसे पहला चीज आपको N2 निकालने के लिए देखो फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला E इज इक्वल टू N5। ये चीज तो पता है क्यों ऐसा यूज करने वाले हैं, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि E इज इक्वल टू 5Z NP बाई 60A यूज करूंगा तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये जो जितने कांस्टेंट टर्म्स है ना जैसे Z N P A ये सब की वैल्यू नहीं दी हुई है। ठीक है, Z P A ये सब की किसी की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो इस फॉर्मूले का यूज करना तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है हम लोगों के लिए, तो हम लोग इसको नहीं यूज करेंगे। हम लोग E इज इक्वल टू N5 यूज करेंगे। ये तो क्लियर हो गया आपको। इस चीज के लिए सबसे पहले मुझे किसकी वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, सबसे पहले मुझे रिक्वायर्ड होगी वैल्यू ऑफ E, कि EMF कितना है पहले तो वो पता चल जाए। ठीक है, EMF निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला हो सकता था 5Z NP/60 है, लेकिन डेटा अवेलेबल नहीं है उसका, तो EMF निकालने का दूसरा फॉर्मूला यूज करूंगा जो सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर से निकल के आएगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला बनेगा, बैक EMF EB इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज माइनस ऑल द ड्रॉप्स। तो टोटल वोल्टेज इज 220 वोल्ट एंड ड्रॉप्स में पहला ड्रॉप होता है ISC इंटू RSC और दूसरा ड्रॉप होता है IA इंटू RA। डेटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, करंट्स के फॉर्म में हम देख लेंगे क्या रिलेशन है, तो क्या वैल्यू मिलनी चाहिए, और इस 40 एम्पियर करंट का यूज करके हम लोग यहां से बैक EMF कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज इजीली पॉसिबल। तो ये जो EB की वैल्यू है मिल जाएगी मुझको यहां से। फर्स्ट केस का N1 जो है दैट इज ऑलरेडी गिवन टू मी, ये पता है इसकी वैल्यू 900 है, तो फर्स्ट केस का φ1 क्यों नहीं निकाल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल निकाल सकते हैं आसानी से। यहां से वैल्यू किसकी आएगी, φ की वैल्यू आएगी। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, इतना कुछ करने के बाद हम लोग φ1 कितना है वो निकाल के रख देंगे साइड पे। ठीक, मैं अभी आपको सिर्फ अप्रोच बता रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे हम लोग। तो अप्रोच में सबसे पहले तो ये पता चल गया कि फॉर्मूले से हम लोग φ की वैल्यू निकाल सकते हैं ऐसे, φ1 फर्स्ट केस की φ। क्यों, क्योंकि सेकंड केस की φ इसी के ऊपर डिपेंडेड है। जब फर्स्ट केस की φ की वैल्यू मिल जाएगी तब उसको 15% बढ़ाओगे और तब वो बनेगा सेकंड केस का φ। तो उसको 15% बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले φ1 तो रिक्वायर्ड है ना, नेसेसरी है वो चीज। तो देन इसके बाद क्या चाहिए कि हमको IA2 की वैल्यू बढ़ा के 75 एम्पियर करनी है। ठीक, φ2 की वैल्यू मिल गई तो सेकंड केस में आपके माइंड में आएगा कि अगर मैं ऐसा कर दूं कि बैक EMF 2 इज इक्वल टू N2
इंटू φ2, ये फॉर्मूला यूज कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आएगी इसमें, क्या प्रॉब्लम आएगी बता रहा हूं। φ2 की वैल्यू तो चलो आपको मिल गई, इस वाले का आप 15% और इंक्रीज कर दो तो φ2 आ गया, दैट इज गुड। n2 तो पूछा ही हुआ है आपसे, स्पीड फॉर द सेकंड केस हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड, तो ये तो अननोन क्वांटिटी है ही है। क्या बैक ईएमएफ 2 को भी सेम रख दोगे क्या, जो पिछले केस में बैक ईएमएफ मिली होगी आपको, जो बैक ईएमएफ 1 आई थी, क्या वही यूज कर सकते हो क्या आप यहाँ पे? नहीं यूज कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्यों नहीं यूज कर सकते हो? क्योंकि जब पहले केस में आपने बैक ईएमएफ के अंदर वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट की होगी कैलकुलेट करने के लिए, तो वहां पे आपने आर्मेचर करंट की वैल्यू 40 एम्पियर्स रखा था। लेकिन सेकंड केस में अब ये आर्मेचर करंट की वैल्यू बदल के हो गई है 75 एम्पियर, 75 एम्पियर्स। अगर करंट की मैग्नीट्यूड चेंज होती है तो बैक ईएमएफ भी चेंज हो जाएगा, ये तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। मतलब सेकंड केस में 75 एम्पियर ऑफ आर्मेचर करंट के केस में आपको बैक ईएमएफ की कोई नई वैल्यू मिलेगी, तो दैट वैल्यू यू हैव टू पुट हियर, देन ओनली यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n2। तो ये आपका पूरा अप्रोच लाइन मिल गया, किस लाइन में किस सीक्वेंस में आपको अप्रोच करना है। तो इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूं। अब इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी ग्राउंड पे हम लोग सोल्यूशन को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं सोल्यूशन अपना। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि नाउ कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ बैक ईएमएफ EB1 दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला बना देते हैं यहां पे जल्दी से। तो इट कैन बी रिटन एज टोटल वोल्टेज VT माइनस ऑल द ड्रॉप्स। पहला ड्रॉप होता है ISE इंटू RSE माइनस IA इंटू RA। क्लियर है? ध्यान रखना, हम लोग ब्रश ड्रॉप की बात नहीं कर रहे हैं अभी किसी में भी। ब्रश ड्रॉप की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इट इज ऑप्शनल। ब्रश ड्रॉप जो होता है ना, इसको ऐसे हम लोग VB से डिनोट करते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं है, और अभी तक जितने भी क्वेश्चन बनाए उनमें से किसी में भी ब्रश ड्रॉप की वैल्यू नहीं है। ठीक, अगर इन केस आप किसी बुक से क्वेश्चन बनाते हो और वहां पे ब्रश ड्रॉप की वैल्यू दिखती है आपको, तो आप उस ब्रश ड्रॉप को भी इस पूरे में से यहां पे आप ऐसा लिखोगे माइनस VB, इस ब्रश ड्रॉप को भी आप माइनस कर सकते हो इसमें से। ठीक, बट सिंस इट इज ऑप्शनल तो जरूरी नहीं हमको हर बार ब्रश ड्रॉप रखना। जब दिया होगा क्वेश्चन में, जब मेंशन्ड होगा अलग से, सिर्फ और सिर्फ तभी आप ब्रश ड्रॉप का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन पार्ट शुरू करते हैं। अब इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आर्मेचर करंट की वैल्यू इज ऑलरेडी 40, यू नो दैट थिंग, बट व्हाट अबाउट द सीरीज फील्ड वाइंडिंग करंट, इसका क्या करें? क्या सीरीज करंट कितनी होगी वो पता चल सकता है किसी तरीके से? तो डेफिनेटली चल सकता है। वी नो दैट फॉर अ सीरीज फील्ड winded machine, और a series field winded machine, सभी की सभी करंट एक दूसरे के इक्वल है। सीरीज सेक्शन है ना, सीरीज में करंट की मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज होती है। सो I total, ISE और IA, all three currents will be equal to each other. So इस आइडेंटिटी से हमको वैल्यू मिल गई, सभी की वैल्यू इस केस में 40 एम्पियर्स होने वाली है। ठीक है, तो ISE भी उतना ही है जितना IA की मैग्नीट्यूड है। वैल्यू पुट कर देते हैं जल्दी से और देखते हैं बैक ईएमएफ कितना मिलता है। सो देयरफॉर, अच्छा बैक ईएमएफ की नेमिंग कर देते हैं क्योंकि दिस इज आवर EB1, ये हमारा बैक ईएमएफ फॉर फर्स्ट केस है। तो EB1 विल बी इक्वल टू VT की वैल्यू दैट इज 220 वोल्ट माइनस, तो VT 220 वोल्ट्स माइनस कर देते हैं इसमें से। सबसे पहले क्या माइनस करेंगे? ISE इंटू RSE। तो ISE की वैल्यू है -40 इंटू RSE, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है 0.06 ओम्स, तो इंटू 0.06 ओम्स। फिर इसमें से एक और चीज माइनस होगा कि माइनस IA आर्मेचर करंट, इसकी भी वैल्यू 40 एम्पियर्स इंटू आर्मेचर सेक्शन का रेजिस्टेंस 0.04 ओम्स। ठीक, सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलो मैं भी अपना कैलसी निकाल लेता हूं, आप लोग भी जल्दी सॉल्व कर लो। तो चलो भाई चलते हैं सॉल्यूशन पार्ट पे।
चलो पहले तो कैल्सी ओपन कर लें और नेट ऑफ कर लें इससे पहले कि कोई ऐड आ जाए इस कैल्सी के एप्लीकेशन पे। ठीक है, चलो आप लोग भी सॉल्व करो जल्दी से, और जितने लोग सॉल्व कर चुके हैं वो एक बार चेक कर लो कि वैल्यू आपने इसी सीक्वेंस में ऐसे ही पुट किया। देखो मैं ये समझता हूं कि कई लोग ऐसे हैं, कई स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हुए हैं कि जिनसे क्वेश्चन तो बन जाता है, डेफिनेटली उनसे सॉल्व हो जाता है, कंसेप्ट भी समझ में आ गया, सब कुछ गुड है, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे पेपर दिला रहे हो और आपने कोई सोल्यूशन आपको बना के देना है जिसका कि 5 to 7 मार्क्स के आसपास का वेटेज है एग्जाम में, तो उस केस में अगर आप प्रॉपर एक सीक्वेंस नहीं फॉलो करते हो, हर स्टेप को क्लियरली मेंशन नहीं करते हो, क्लियरली शो नहीं करते हो, सो दैट कैन बी वेरी मच डिजास्टरस इन टर्म्स ऑफ मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिजास्टरस हो जाता है ये चीज, क्योंकि देखो प्रेजेंटेशन जो होता है ना वो बहुत मायने रखता है। और यूनिवर्सिटी सिलेबस में, यूनिवर्सिटी चेकिंग के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो प्रेजेंटेशन की बहुत ज्यादा वेटेज होती है, बहुत ही ज्यादा वेटेज। क्वेश्चन आपसे बन रहा है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, वो बहुत लोग और भी अगले 10 लोगों से भी बन रहा होगा, बट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप उसको कितने प्रॉपरली प्रेजेंट करते हो, कितना सीक्वेंस में आपकी चीजें दिखती है और कितना वेल प्रेजेंटेड, वेल ड्रॉन, अच्छे से प्रॉपर कैलकुलेटेड आपका दिखना चाहिए कॉपी में। इट शुड रिफ्लेक्ट कि यार ये कॉन्फिडेंट आदमी ने, किसी ने लिखा हुआ है ये, जिसको कि बिल्कुल पता है कि मुझे आगे किस किस ऑर्डर में सॉल्व करना है। एक स्टूडेंट ऐसा होता है कि वो सॉल्व तो सही करता है लेकिन उसकी पूरी एक सोल्यूशन में 4 बार कट लगा रहता है इधर उधर, वो आधा बनाएगा फिर काट देगा, फिर उसका सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा, फिर वो बोलेगा नहीं रिफर करो उसको फर्स्ट वाले से, फिर कुछ लिख देगा, फिर उसको बोलेगा अच्छा रिफर टू सेकंड वाला। ये सब नहीं करना पड़ता है आपको। अगर आपको प्रॉपर सीक्वेंस पता है ना तो आपको पता है किस ऑर्डर में आप कैसे क्वेश्चन बनाओगे, एक कट नहीं दिखेगा आपके पूरे सोल्यूशन में। चलो वैल्यू डाल रहा था मैं, तो वैल्यू डाल देते हैं 0.04 आर्मेचर रेजिस्टेंस की मैग्नीट्यूड मैंने डाल दिया। और हाँ भाई, पूरी वैल्यू डालने के बाद मेरे पास जो आंसर आया है दैट इज 226. So I can write the value of back EMF for first case is 226 volts. 226 आया ना, ठीक है। So this is the value of back EMF for first case. ठीक है, फर्स्ट केस बोलने का क्या मतलब है कि जब आर्मेचर करंट की वैल्यू 40 एम्पियर थी तो इतना बैक EMF बन रहा है अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा। इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे पहले केस के हिसाब से अब फ्लक्स की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। फ्लक्स की वैल्यू आएगी तब जाके तो मैं सेकंड केस शुरू कर पाऊंगा। तो ऑल्सो मैं बोल सकता हूं कि EB1 इज इक्वल टू N1 into phi1, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। बैक EMF 1 की वैल्यू आ चुकी है और N1 की वैल्यू हमारे पास पहले से कितनी है, 900 है। पुट कर देते हैं इसको जल्दी से। सो देयरफॉर phi1 फ्लक्स फॉर केस 1 इज इक्वल टू बैक EMF 1 अपॉन N1, ठीक। जरा बैक EMF 1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। इट्स वैल्यू इज 226 अपॉन N1 की मैग्नीट्यूड हमारे पास है 900 RPM। तो डिवाइड कर देते हैं जल्दी से इसको, तो इट इज 226 अपॉन 900। तो फ्लक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाती है यहां से, दिस इज इक्वल टू 0.251 वेबर्स। ये किस चीज की वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये हमारे सिस्टम का मैग्नेटिक फ्लक्स कितना बन रहा है उसकी वैल्यू मिल जाती है यहां से, ठीक है। चलो तो इस सॉल्यूशन को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो अब सिंस phi1 इज 0.251 वेबर, सो देयरफॉर आपको पता है कि phi2 कितना होगा फिर इस केस में, देयरफॉर phi2 विल बी, तो सबसे पहले एक काम करते हैं 0.251 का 15% निकाल लेते हैं, कितना होता है 0.251 का 15%, 15%। इसकी वैल्यू होती है, लिख देता हूं मैं, 15% ऑफ phi1। phi1 का 15% अगर मैं करूं तो इट्स वैल्यू इज 0.0375, ठीक। इसका 15% होता है 0.0375 और इसको मैं ऐड कर देता हूं phi1 में ताकि नई वैल्यू मिल जाए। तो 0.251 प्लस 0.0375 will give me the new value of phi2, that is 0.2885 वेबर्स, ठीक।
तो मतलब सेकंड वाला जो केस है इसमें मेरी फ्लक्स की मैग्नीट्यूड कितनी है 0.2885 वेबर्स। सेकंड केस का फ्लक्स मुझको मिल गया क्योंकि 15% बढ़ गया ना, जो 5-1 था अब वो 15% इंक्रीज हो गया, तो यही होता है उसका 15%, और इसको ऐड कर दो फर्स्ट वाले में तो ये सेकंड वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो मतलब यहां से अब केस 2 शुरू हो चुका है। सो सेकंड केस 2, यहां क्या अज्यूम करना है कि आर्मेचर करंट IA2 की वैल्यू है अब 75 एम्पियर्स एंड जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पे बनता है दैट इज phi2, इसकी वैल्यू है 0.2885 वेबर्स। इतना डेटा हमारे पास केस 2 में अवेलेबल है, ठीक। और फाइंड क्या करना है हमको यहां से इन सबके बेसिस पे, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ये फाइंड करना है। और n भी स्पेसिफिकली अगर बोलूं तो n2 की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर दिस केस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? तो हमको फॉर्मूला तो बिल्कुल पहले से ही पता है। क्या फॉर्मूला पता है? EB2 इज इक्वल टू N2 इंटू phi2, ऐसा करके तो निकाल सकते थे हम लोग कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ पे EB2 की वैल्यू पहले आपको फाइंड करनी पड़ेगी। phi2 इज ऑलरेडी नोन और IA का जो रोल है वो EB निकालने के समय ही है। तो सबसे पहला काम ये करते हैं, इसको प्रॉपरली अरेंज करके मैं लिख देता हूं। Since we know that EB2 is equals to N2 into phi2, therefore back EMF of second case will be equal to total voltage minus, अगेन कंडीशन तो वही है, बस सेकंड वाले केस में क्या चीज का डिफरेंस हो गया, करंट्स चेंज हो चुकी है। तो करंट की वैल्यू के फॉर्म में मैं लिख दूं तो माइनस ISE इंटू RSC माइनस IARA। क्लियर? तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो IA2 लिखना पड़ेगा मुझे यहां पे, ठीक। और वैल्यू में क्या पुट करूंगा, अब 40 नहीं पुट करूंगा। देखो मुझे पता है कि सिंस IL इज इक्वल टू ISE इज इक्वल टू IA2 और इन सब की वैल्यू है 75 एम्पियर्स, तो इसी मैग्नीट्यूड को मैं ऊपर पुट कर देता हूं इन सब जगहों पे। तो अब मेरी जो बैक EMF की वैल्यू निकल के आएगी यहां से, ये कितनी आएगी? सबसे पहले मैं क्या पुट करूं, VT की वैल्यू, तो इट इज 220 वोल्ट्स माइनस ISE, अगर आप देख रहे हो सीरीज फील्ड वाइंडिंग करंट की बात करें तो इट्स वैल्यू इज 75 एम्पियर्स एंड मल्टीप्लाई इट विथ RSE दैट इज 0.06 ohms। फिर से इसमें आपको माइनस करना होगा आर्मेचर की करंट, इसकी भी वैल्यू कितनी है, आर्मेचर की करंट दैट इज ऑफ 75 एम्पियर और मैग्नीट्यूड ऑफ इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है दैट इज ऑफ 0.04 ohms। तो इतनी वैल्यू को लेकर जरा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं कितनी वैल्यू मिलती है आपको। तो वोल्टेज की वैल्यू है 220 वोल्ट्स माइनस 75 इंटू 0.06 माइनस 75 इंटू 0.04 और इससे आता है मेरे पास फाइनल वैल्यू ऑफ बैक EMF 2। Therefore EB2 is equal to 212.5 volts। बैक EMF की मैग्नीट्यूड इतनी आ गई है फॉर सेकेंड केस। इसका कहां यूज करने वाले हो आप लोग? बहुत आसान है, अब तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया आपका, ठीक है। चलो देखते हैं ये कहां पे यूज होगा। अब इस बैक EMF 2 की वैल्यू आप कहां पे यूज करोगे देख लेते हैं। तो आप लिख सकते हो कि नाउ वी नो दैट, अब एक रिलेशन हम लोग बता सकते हैं इस EMFs के इक्वेशन के फॉर्म में, EB1 अपॉन EB2 इज इक्वल टू N1 phi1 अपॉन N2 इंटू phi2। इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो आप लोग। यहां से जो अननोन क्वांटिटी है विच यू नीड टू कैलकुलेट इज N2 इज द अननोन क्वांटिटी, इसकी वैल्यू चाहिए। तो रिमेनिंग सबको एक तरफ कर देते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे N2 को छोड़ देते हैं। तो हम लोग अब यहां पे लिख सकते हैं
और N2 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूले को मैं अरेंज कर देता हूं सो दैट आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करना बचेगा, फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी रहेगा। तो यू कैन राइट N2 इज इक्वल्स टू N1 इंटू phi1 इंटू EB2 and then whole upon phi2 into EB1 बैक EMF 1। ठीक है, तो हमारा फाइनल जो फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे हम सॉल्व कर रहे हैं पूरी चीजें, वो यही है। ठीक है, इसी फॉर्मूले के बेसिस पे आपको N2 की वैल्यू जो है वो अवेलेबल हो पाएगी यहां से। तो चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन आगे का, और वैल्यू डाल देता हूं मैं इस फॉर्मूले के अंदर। सो वी कैन से कि N2 इज इक्वल टू, N1 की मैग्नीट्यूड कितनी थी, इट वाज 900 RPM, मल्टीप्लाई कर दो इसको किसके साथ, phi1 के साथ। तो चलो देखो जरा phi1 कितना था यहाँ पे, इट वाज 0.251 वेबर्स। तो इसके लिए मैं लिख देता हूं 0.251 वेबर्स। फिर इसके आगे मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइड विद EB2 बैक EMF ऑफ सेकंड केस। तो EB2 की वैल्यू कितनी है इस बार, 212.5। तो यहां मैं वैल्यू डाल दूं इनटू 212.5 and then whole upon phi2 flux of second case 0.2885। तो phi2 की वैल्यू लिख दूं 0.2885 into बैक EMF ऑफ फर्स्ट केस। पिछले केस में जो आपने बैक EMF की वैल्यू देखी होगी, तो बैक EMF ऑफ फर्स्ट केस वाज 226। ठीक है, तो उसको पुट कर देते हैं कि इनटू 226। तो देखो सभी वैल्यूज दिख रही होगी आपको अलग अलग कलर में, ये सभी वैल्यूज सेपरेटली जो भी यहाँ लिखा हुआ था उसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, देखो फायदा क्या होता है, एक बार आपने अगर फॉर्मूला फ्रेम कर लिया, आपको ये पता चल गया कि क्वेश्चन में आपका अप्रोच लाइन कैसा होने वाला है, किस सीक्वेंस में आप आगे बढ़ने वाले हो, तो फॉर्मूले आप अपने आप ट्रेस करके रख लेते हो और उसके बेसिस पे आपको कुछ नहीं करना है। बस N1 है तो N1 खोज के लाके इसके अंदर वैल्यू रखोगे, phi1 है तो phi1 की वैल्यू, यानी यहाँ पे आप इस पॉइंट पे गलती नहीं करोगे, यहाँ पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपने पहले ही वो वर्क कर लिया है। चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितनी वैल्यू मिलती है। 900 इंटू 0.251 इंटू 212.5 होल अपॉन 0.2885 इंटू 226। हाँ जी, तो आ गई है N2 की वैल्यू। देख लेते हैं एक बार, वैल्यू सब सही पुट है ना इसमें। 900, 0.251, 212.5, 0.2885 और 226। ठीक है, वैल्यूज तो सब सही पुट किया हम लोगों ने। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन कितना आता है, इसका आंसर। तो we get the value of N2 is equal to 736.242 और ये क्या चीज है, स्पीड है, तो इसकी यूनिट क्या लिखेंगे हम लोग, RPM। और ये और इसके साथ क्या क्या चीज है, ये हमारा फाइनल आंसर भी है। दिस इज आवर आंसर। तो ये आंसर किस चीज का है, जो क्वेश्चन में हमको ये बोला हुआ था कि बताओ कि अगर फ्लक्स की वैल्यू इतनी हो जाती है, फ्लक्स की वैल्यू को 15% बढ़ा दें और आर्मेचर करंट को भी इतना बढ़ा दें, तो स्पीड का क्या होगा। तो स्पीड की वैल्यू में क्या चेंज आया, ये चीज थोड़ा देख लेते हैं एक बार। देखो इनिशियली जो स्पीड थी हमारी, दैट वाज 900 RPM। शुरुआत में आपको स्पीड कितनी मिली, 900 RPM। अब ग्रेजुअली हम लोगों ने क्या किया, फ्लक्स की वैल्यू जो थी, मैग्नेटिक फ्लक्स जो था, उसको 15% बढ़ाया और आर्मेचर करंट जो पहले 40 पे चल रहा था उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 75 एम्पियर्स। ठीक है, तो उस केस में हम लोगों ने क्या देखा कि देखो सबसे पहले बैक ईएमएफ निकाला 226 वोल्ट्स का, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, फ्लक्स की वैल्यू देखा कि कितनी फ्लक्स पे ये मशीन काम कर रही है। तो अब इस फ्लक्स के केस के लिए हम लोगों ने क्या किया कि इस पे 15% इंक्रीज कर दिया। तो जो पहले 0.251 था अब वो बढ़ के हो गया 0.288। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि आर्मेचर करंट की मैग्नीट्यूड को देखा कि इट इज 75 एम्पियर्स, 75 एम्पियर की आर्मेचर करंट है यहाँ पे, और फ्लक्स की वैल्यू इतनी है। तो बस हमको एक ही चीज चाहिए था, दैट वाज आवर वैल्यू ऑफ बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने सभी प्लेसेस पे क्या पुट कर दिया, जो
आई ए की मैग्नीट्यूड पहले 40 चल रही थी वहां पे, जैसे देखो यहाँ पे हम लोगों ने देखो 40 पुट किया था इन दो प्लेसेस पे, अब उसके बदले हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे 75 पुट किया दोनों जगह पे, बाकी पूरा का पूरा इक्वेशन आपका सेम है। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो बैक ईएमएफ की वैल्यू आई वो आई 212.5 जो पहले 226 वोल्ट पे थी, अब वो कम होके हो गई है 212.5। क्लियर? फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, फिर अगले स्टेप में हम लोगों ने ये किया कि इस इक्वेशन के साथ हम लोगों ने इक्वेट कर दिया। We already knew that EB1 is equals to N1 into Phi1 और EB2 is equals to N2 into Phi2। तो इस रिलेशन के हिसाब से हमारा N2 कितना आता, तो N2 निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ये रिलेशन ट्रेस कर लिया कि N1 Phi1 into EB2 ये ऊपर चला गया यहाँ से, और वैसे इधर की सारी वैल्यूज को उस साइड कर दिया हम लोगों ने। तो अकॉर्डिंग टू दैट ये पूरी की पूरी वैल्यू आई, और इसको जब हम लोगों ने पुट करके सॉल्व किया तो स्पीड की वैल्यू आ गई कितनी, 736.242 आरपीएम। तो ये था बेसिक अप्रोच इस क्वेश्चन का, और आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपसे बनेगा अब ऐसा क्वेश्चन। और इसी के साथ इस मॉड्यूल को हम कंप्लीट करते हैं। स्टे ट्यून्ड, जल्दी मिलेंगे हम लोग अगले मॉड्यूल पे नए सीरीज के साथ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अवेटेड सीरीज, दैट इज ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे अगले मॉड्यूल में। ये मॉड्यूल अब आज यहीं पे कंप्लीट होता है। आप इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप बीएल थरेजा की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, बीएल थरेजा की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, आप जैन एंड जैन की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। आप चाहो तो हिगनबॉथम की बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सब अच्छी बुक्स हैं, तो इनमें से कोई भी बुक आपको अगर मिल जाती है तो डेफिनेटली आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बुक्स है, इसके अलावा भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स है। सहदेवन चतुर्वेदी की किताब है, और आप नागराज कोठारी की किताब से भी पढ़ सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है। तो आई होप कि आप इन सभी किताबों का यूज करोगे, बुक्स का यूज करोगे, और आप इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्योंकि इस मशीन पोर्शन के अंदर इसका बेसिक कंसेप्ट जानना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि आपके न्यूमेरिकल्स भी आपसे अच्छे तरीके से सॉल्व हो सके, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को अब यहीं पे रेस्ट अप करते हैं, और जल्दी मिलते हैं अगले सीरीज के साथ। नेक्स्ट मॉड्यूल, नेक्स्ट सीरीज, नए जोश के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। सो चलिए, लेट अस एंड दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।